अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। रशीदुद्दीन साहब और मैं दोनों तांगे में बैठे उनके घर के सामने उतरे और फिर छोटा सा सूटकेस निकालते हुए वो कहने लगे, आओ मियाँ चले आओ। और मैं एक तवील सांस लेकर उनके साथ चल पड़ा। हम मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। रशीद साहब ने सूटकेस रखते हुए कहा, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ, 1 मिनट सब्र। वो दौड़ने के से अंदाज में अंदर गए। फिर उन्होंने अंदर से मेहमान खाना खोल दिया और मैं बैरूनी कमरे में दाखिल हो गया। मेहमान खाना था, 2 बिस्तर नफासत से सजे थे। खासा कुशादा और हवादार कमरा था जिसमें एक दरवाजा गुस्ल खाने की तरफ भी जाता था। बस अब यहाँ आराम करो, मुंह हाथ धो लो, मैं अपनी कपड़े बदल कर आता हूँ, उन्होंने कहा। बेहतर, मैंने कहा और रशीद साहब अंदर चले गए। मैं मुस्कुराते हुए उनके हालात के बारे में सोचता रहा, लेकिन एक खूबसूरत सी बच्ची ने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। 8-9 साल की बच्ची, चेहरे पर शरारत और मासूमियत सजाए थी। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे दिलचस्पी से देख रही थी, लेकिन उनमें शर्म भी थी। उसने अदब से मुझे सलाम किया और एक चप्पल मेरे पाँव के नजदीक रख दी। जूते उतार दीजिए भाईजान, उसने मीठी आवाज में कहा। बहुत बेहतर मेरी नन्ही सी बहन, मगर पहले तारुफ हो जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। खादिमा को अफशा कहते हैं। बहुत खूब, मैं सरफराज हूँ। नहीं, आपको सिर्फ मैं भाईजान कहूंगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। अब्बा मियाँ ने यही बताया है। ओ अच्छा, मैंने हंसते हुए कहा। ठीक है, आप भाईजान ही कह लें, लेकिन शर्त पर। क्या शर्त? आप हमारी सचमुच की बहन बनना पसंद करेंगी? गौर करेंगे, पहले आपको परखेंगे आप किस किस्म के भाई हैं, बच्ची ने कहा। बड़ी मासूम मगर शरीर थी, यकीनन रशीद साहब की बेटी थी। तो फिर आप इजाजत दें तो हम मुंह हाथ धो लें। जी जरूर, आपको सफर की थकान भी होगी। अच्छा, तो आपको मालूम है कि मैं सफर से आया हूँ? जी, अब्बा जान ने बताया है और आपके लिए नाश्ता बन रहा है। हाँ, अभी आप अपनी मोहब्बत का सबूत हमें नाश्ते में शामिल करके जरूर दीजिएगा। यकीनन यकीनन, हम आपके बगैर नाश्ता नहीं करेंगे, मैंने कहा और वो मुस्कुराती हुई भाग गई। मैं गुस्ल खाने की तरफ बढ़ा, हाथ मुंह कर फारिग हुआ, बाहर निकल आया। बाहर बैठे हुए चंद मिनट गुजरे थे कि रशीदुद्दीन साहब आ गए। लिबास तब्दील कर चुके थे। उनके पीछे एक मुलाजिम ट्रे संभाले आया और उसने मेज पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ता तो हम कर चुके हैं मोहतरम, मैंने कहा। अरे भाई, वो सफरी नाश्ता था और अभी खाने के वक्त में बहुत देर है। ये हल्की चीजें हैं, बस तुम माशाल्लाह नौजवान आदमी हो, बिस्मिल्लाह करो। मैंने बेतकल्लुफी से हाथ मारने शुरू कर दिए। रशीद साहब भी मेरे साथ शरीक थे। नाश्ते के दौरान मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था। खलूस ऐसे भी मिल जाता है जिसकी तलब करना मुश्किल हो जाती है, और बाज़ औक़ात या फिर हम गलत जगहों पर उसे तलाश करते हैं। रशीद साहब से मेरा क्या वास्ता था? चंद घंटों के हम सफ़र थे, लेकिन उस शख्स के पास बेलौस मोहब्बत थी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी, क्या ये मुलाजमत शुरू करूं? क्या मैं मुलाजमत कर सकूंगा? 1000 रुपये पास मौजूद हैं, ये आरिफ को वापस करने हैं। ठीक है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन उधार उधार ही होता है। नाश्ता कर लिया था और जहन में बहुत से प्रोग्राम थे। थोड़ा अरसा मुलाजमत करना पड़ेगी। आरिफ के पैसे वापस कर दूं और उसके बाद मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, यही मैंने फैसला किया। सरफराज मियाँ, रशीद साहब की आवाज ने मुझे चौंका दिया। किस सोच में डूबे हो भाई? कुछ नहीं रशीद साहब। अरे भाई, मेरी ख्वाहिश है कि तुम फिक्रों को जहन से निकाल दो। बस यूं समझो कि तुम्हारा घर है। जब तक मुलाजमत नहीं मिलती, इसी को अपना घर समझो, बाद में तुम सोच लेना। मेरा कोई बेटा नहीं है, माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं। हमेशा से बेटे की आरजू है। साले किस्म के नौजवान को देखकर एहसास होता है कि काश कोई बेटा होता। खैर, अपने मुश्किल से बनते हैं, लेकिन तलब को क्या किया जाए। बड़ी मुतासिर कुन गुफ्तगू थी। मैंने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा। कोई जिम्मेदारी कैसे कबूल कर सकता था? मेरी निगाहों के सामने तो कोई नाश्ता नहीं था। अरे नफीस, उन्होंने किसी मुलाजिम को आवाज दी। जी मियाँ जी। मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। बेगम को भेजो। हालांकि मैं जानता था कि वो कबाड़ के पीछे से उन्हें देख चुकी होंगी, लेकिन उन्हें यहाँ भेज दो। मुलाजिम चला गया और थोड़ी देर के बाद एक पाकीज़ा शक्ल खातून अंदर आ गई। ये मेरी बेगम है, तुम्हारे लिए एक हमदर्द माँ साबित होगी। बेगम, ये सरफराज मियाँ हैं। रोशन आंखों और कुशादा पेशानी से इनकी फरासत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बस मेरी ख्वाहिश है इन्हें यहाँ कोई तकलीफ ना हो। बेगम साहिबा ने कहा, ऐसा ही होगा। अच्छा भाई सरफराज मियाँ, हमें इजाजत। मुमकिन है दोपहर के खाने में तुम्हारे साथ शरीक ना हो सके, नवाब साहब को हाजिरी देनी है। जी बेहतर, तुम यहाँ आराम करो, सोना चाहो तो सो जाओ, हमें तो रात को ही सोना नसीब होगा, हम मुलाजमत पेशा आदमी जो ठहरे। रशीद साहब ये कहकर उठ गए।
बेगम साहिबा थोड़ी देर बैठी रहीं, फिर वो मुझे आराम का मशवरा देकर चली गईं और मैं बिस्तर पर लेटकर अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ के बारे में सोचने लगा। घर से कदम निकाल दिया था, देखना यह था कि अब जिंदगी कौन कौन से रास्तों पर ले जाती है। थोड़ी देर बाद वही बेटी अफशा मुझसे खाने के लिए पूछने के बारे में आई। मैंने उसे कहा जो मर्जी बना दें। कहने लगी भाईजान आप कुछ कहें। मैंने कहा जो आप बनाएंगी मैं खा लूंगा। मुझे रशीद साहब के यहाँ रुके हुए तीसरा दिन था। 3 दिन जिस माहौल में गुजरे थे बड़ी अपनायत मिली। अफशा के अलावा दरख्शां भी मेरे सामने आ गई। 13 साल की बच्ची थी, पाकीज़ा और मासूम सी। वो अफशा की तरह तेज तरार नहीं थी बल्कि बिल्कुल सीधी सादी थी। चौथे दिन मैंने रशीदुद्दीन साहब से कहा मोहतरम मेरा ख्याल है कि मेहमान नवाजी का वक्त ख़त्म हो चुका, अब मुझे कुछ करने दें। अरे मियाँ कुछ करने का जज्बा बहुत काबिल कदर है, लेकिन मेरी सकत 1 माह की है। 1 महीने तक तुम बगैर कुछ किए मेरे मेहमान रह सकते हो। 31वें दिन तुम अपने बारे में सोचना और उसके बाद इंतज़ाम कर लेना, रशीद साहब ने कहा। रशीद साहब आपकी बात से मैं मुतासिर हूँ, लेकिन अगर इस दरमियान ही मैं कुछ कर लूँ तो क्या हर्ज है। दरअसल बात यह है सरफराज मियाँ कि मैं नवाब साहब की वापसी का इंतज़ार कर रहा था। मेरी उनसे मुलाकात बहुत मुख्तसर रही। वो लुधियाना जाने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में गुफ्तगू नहीं कर सका। वो वापस आ जाएं तो तुम्हारी मुलाजमत का बंदोबस्त हो जाएगा। वैसे वक्ती तौर पर एक ड्राइवर की जगह खाली है, मगर तुम रशीदुद्दीन साहब खामोश हो गए, मैं भी खामोश हो। एकदम जहन में ख्याल आया कि क्या मेरी हैसियत सिर्फ यही है? क्या मेरी सलाहियतें इतनी जंग आलूद हैं कि जागीरदार साहब के इन बेटे को अब कोई मामूली सी मुलाजमत करनी पड़ेगी? फिर सोचा शुरुआती दिनों में ऐसे करने में कोई हर्ज नहीं। जब रकम इकट्ठी हो जाए तो फिर इस मुल्क से बाहर निकल जाऊंगा, उसके बाद जो शयान शान हो। लेकिन फिलहाल कुछ और करना मुमकिन नहीं। दूसरों के टुकड़ों पर पलने से बेहतर है कुछ किया जाए। चुनाचे कुछ देर के बाद मैंने रशीदुद्दीन साहब को मुखातिब करते हुए कहा, रशीद साहब आपने जिंदगी का तवील सफर तय किया है। आप जो कुछ मेरे सामने है इससे अंदाजा होता है कि नहायत खुश उसलूबी से यहाँ तक पहुंचे हैं। वल्ला लड़ाई का मूड चौपट कर दिया, बड़ी खुश करने वाली बात कह दी, वरना मैं तुम्हारी इस खामोशी पर एक नक्शा जहन में बटोर चुका था। रशीदुद्दीन साहब हंसते हुए, रशीद साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ना मुझे जानते हैं ना मेरे बारे में कुछ जानते हैं। आपने कुछ सोचा ना समझा और मुझे अपने मकान में जगह दे दी, आखिर क्यों? रशीद साहब मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा मैंने सारी जिंदगी खौफे खुदा में गुजारी है। हर लम्हा अपनी इज्जत की हिफाजत की है और दूसरे की भी। कुछ मामलात खुदा पर छोड़े जाते हैं। तुम मेरे दिल को भाए, मेरी क्या औकात है जो तुम्हारी खिदमत करूं। बस मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था। फिर तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ ऐसी लगी, तुम खानदानी आदमी लगे। मैं उनकी बात सुनकर कहने लगा, आप बहुत अजीम है रशीद साहब। वो कहने लगे, बेटा क्या तुम पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जी हाँ। तो बेटा मैं इसीलिए कुछ हिचकिचाया कि तुम्हारे लिए ड्राइवर की नौकरी। मैं ड्राइविंग जानता हूँ रशीद साहब। तो क्या तुम? जी हाँ मैं ड्राइविंग ज़रूर करूँगा, आप मुझे मुलाजमत दिलवा दीजिए। लेकिन मियाँ तुम तो तालीम याफ्ता हो, इसीलिए मैं पूरी दयानतदारी से मुलाजमत करूँगा ताकि मेरी इल्म की तौहीन ना हो। नवाब साहब की वापसी पर तुम्हें कोई उम्दा मुलाजमत दिलवा दूंगा, ये ड्राइवर की नौकरी तुम मत करो। नहीं, आप मेरी ख्वाहिश है कि आप फौरी तौर पर इसी नौकरी का बंदोबस्त करें। अच्छा बेटा दिल तो नहीं मानता, लेकिन तुम्हारी अजमत का सिक्का दिल पर बैठ गया है। बहरहाल अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं बेगम साहिबा से कल बात करूंगा। मैंने कहा, रशीदुद्दीन साहब मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। दूसरा दिन भी हस्ब मामूल था। अफशा और दरख्शां दोनों से गपशप हुई, लेकिन दोपहर को एक अजीब वाकया हुआ। दरवाजे पर आहट हुई। मैंने पुकारा अफशा, मगर मुझे मालूम नहीं था कि अफशा और कहकशां दोनों घर पर नहीं थी। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने फिर पुकारा अफशा। अफशा मौजूद नहीं है सरफराज साहब। एक लरजती हुई अजनबी आवाज़ उभरी और मैं चौंक कर उठ गया। लेकिन अभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि पर्दा हटा और एक खूबसूरत सी लड़की निगाहें नीची किए अंदर आ गई। उम्र कोई 20 साल के करीब होगी। खुलता हुआ शरबती रंग, बड़ी बड़ी आंखें। वो दोनों शरीर अंदर कोठी में चली गई हैं। खाने का वक्त हो गया, यूं भी अम्मी जान ने मुझे आपके सामने आने की इजाजत दे दी है, उसी लड़की ने मीठी आवाज में कहा। मैंने कहा, गालबन आप कहकशां हैं। जी हाँ। वो खाना रखकर खड़ी हो गई। हालांकि उसका काम खत्म हो गया था, उसे चले जाना चाहिए था। शुक्रिया कहकशां बीबी, आपको जहमत करना पड़ी। मैंने कहा। ये रशीदुद्दीन साहब की तीसरी बड़ी बेटी थी।
कहने लगी, शर्मिंदा न करें, मैंने तो आपकी कोई खिदमत नहीं की, हालांकि मेरी दिली ख्वाहिश थी। उसकी लरजती आवाज बहुत कुछ समझा गई थी मुझे। मैं हक्का बक्का रह गया। ये अल्फाज सादगी से कहे गए मगर उनमें कई मैनी पोशीदा थे। उसने फिर कहा, खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छा, मैं खा लेता हूँ। अभी खा लीजिए ना, मेरे सामने, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी शोखी थी और मुझे संभलना पड़ा। रशीदुद्दीन साहब की शफीक सूरत मेरी आंखों के सामने घूम गई। जरा सी भी लर्जिश हो गई तो कायनात हिल जाएगी, भरम टूट जाएगा, मुझ पर से भी और खुदा पर से भी। उस शख्स ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मुझे सौंप दिया है। मैंने कहा, कहकशां बीबी, आपने खा लिया? वो कहने लगी, नहीं। तो जाइए ना, आप भी खाइए जाकर। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, मैं आपको खाते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, तो बैठ जाइए। वो शुक्रिया कहकर बैठ गई। वो खूबसूरत थी मगर जुलेखा से खूबसूरत नहीं थी। जुलेखा को मैं खुद ठुकरा चुका था। मैंने खाना शुरू किया और वो बैठी मुस्कुराती रही। फिर मैं जब खा चुका तो उसने शिकायती अंदाज में कहा, आपने तो हमें खाना खाने का पूछा तक नहीं। मैंने कहा, नहीं, छोटी बहनों से पूछा नहीं जाता। वो धक से रह गई। सरफराज साहब, उसने सहरज़दा अंदाज में कहा। बुरी बात बेटे, बड़े भाइयों के नाम नहीं लेते। वो फिर बोली, सरफराज साहब। अब उसके अंदाज में एहतजाज था। सिर्फ भाईजान कहो मुझे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दिल में एक अजीब सी रोशनी थी और ये खुदा का शुक्र था कि उसने गुनाहगार बंदे का भरम कायम रखा। अजीब हालात में हमारी मुलाकात हुई है कहकशां, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत। कोई भी नौजवान तुम्हें देखकर दिल थाम सकता है, मगर मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम्हें भाई की हैसियत से मैं पसंद नहीं? और मेरी बात पर कहकशां की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो फिर सिसकियां लेते हुए बोली, मेरी खता नहीं है भाईजान, मेरा कोई कसूर नहीं। बर्तन रख दो कहकशां, बैठो, मुझे बताओ क्या बात है। अब्बू जान अम्मी से कह रहे थे कि सरफराज अच्छा लड़का है, अगर मुलाजिम हो जाए तो कहकशां के लिए कैसा रहेगा। बस उस वक्त मुझसे भूल हो गई। मैं रशीद साहब से झगड़ा कर लूँगा, उनसे कहूँगा कि उन्होंने मेरी बहन को आखिर क्या समझा। मैं खुद इसके लिए कोई अच्छा सा दूल्हा तलाश करूँगा। वाह, कोई मेरी बहन ऐसी गई गुजरी है कि मुझ जैसा आदमी उससे शादी करे। भाईजान, अल्लाह अब्बू जान से कुछ ना कहें, आपको मेरी कसम, गलती मेरी है, अब्बू जान से कुछ ना कहें। अच्छा, नहीं कहूँगा, बस एक बार प्यारे भाईजान कह दो। भाईजान, इतना कहकर वो मुझसे लिपट गई और मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मेरी बहन, अपने आंसू पोंछ लो। और फिर वो बर्तन उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन अचानक बर्तनों का छनाका सुनाई दिया और मैं उछल पड़ा। अरे क्या हुआ? मैं अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा और कमरे में पहुंचकर अंदर का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। कहकशां दरवाजे के करीब मुंह फाड़े खड़ी थी और कमरे के बीचों बीच साफ सुथरी जमीन पर रशीदुद्दीन साहब सजदा रेज थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या था। ये सजदा रेजी कैसी थी? कि रशीदुद्दीन साहब बेहोश थे? क्या हुआ था उन्हें? मैं बेचैनी से उनके करीब पहुंचा रशीदुद्दीन साहब, और उन्होंने गर्दन उठाई। उनकी आंखें, रुखसार और दाढ़ी आंसुओं से तर थी। मैंने परेशानी से पूछा, रशीद साहब क्या हुआ? मियाँ रो लेने दो, इसके हुजूर आंसुओं के नजराने पेश कर लेने दो मुझे। रशीदुद्दीन साहब भर्राई आवाज में बोले, क्या हुआ? कुछ कहिए तो सही। शादी मर्ग हो गया है मुझसे। गुनहगार को कैसे नवाजा है उसने मेरे खलूस का भरम रखा। पेट का हल्का हूं मियाँ, खुशी को छुपा नहीं सकता। आओ तुम मेरे साथ अंदर आओ, उन्होंने कहा और कहकशां का और मेरा हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले आए। बैठ जाओ तुम दोनों। उन्होंने जो कुछ कहा, कुछ हालात मेरी समझ में आ रहे थे। कहकशां बेटे, एक बात का यकीन कर लो, मैं तुम्हें इस तरह पाक, साफ और बेगुनाह समझता हूँ जिस तरह इससे पहले। दरअसल वालिदैन पर अहम फराइज होते हैं और फराइज की अदायगी में देर नहीं करनी चाहिए। दरअसल मैं तुम्हारी नौकरी की खुशखबरी सुनाने आ रहा था कि मैंने तुम्हारी और कहकशां की बातें सुन ली। कहकशां उनकी बात सुनकर शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। कहकशां से वो बोले, बेटा शर्मिंदा मत हो, तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही पाकबाज हो। और मियाँ, तुम्हारे लिए मैं क्या अल्फाज अदा करूं? तुम जैसा अजीम इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। कहकशां को रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, मगर तुम्हारे जैसा भाई नहीं मिलेगा। मुझे फख्र है तुम पर, मगर बेटा अब तो जानना और भी जरूरी हो गया कि तुम किस खानदान के ताल्लुक रखते हो। मैंने कहा, रशीदुद्दीन साहब इस बात को छोड़िए, आप किसी नौकरी की जिक्र कर रहे थे। हाँ बेटा, मैंने बेगम साहब से बात कर ली। वो कहते हैं नवाब साहब के इंतजार करने की क्या जरूरत है, तुम्हें उन्होंने रख लिया है और वो कहती हैं कि तुम्हारी हैसियत मुलाजिम की नहीं बल्कि एक फर्द की सी होगी।
जो उस घर का एक अहम फर्द होगा। मैं उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर कल से काम शुरू कर दो मियाँ। वैसे तनख्वाह माकूल है, तुम्हारे ख्याल में कितनी तनख्वाह होनी चाहिए तुम्हारी? मैंने कहा जो आपके ख्याल में दुरुस्त हो। अरे भाई 350 रुपये माहवार, इसके अलावा रिहाइश। लेकिन मैंने बेगम साहिबा से मना कर दिया और कह दिया कि तुम मेरे साथ रहोगे। मैंने कहा इंतहाई मुनासिब। तो फिर मियाँ कल से काम शुरू करो, रशीदुद्दीन साहब ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। यूं उस अजीबो गरीब दिन की दोपहर का इख्तिताम हुआ। लेकिन ये हैरत अंगेज वाक़या आज भी मेरे लिए बड़ी संगीन हैसियत रखता है। मुझे दिल ही दिल में हंसी भी आई। 350 रुपये, इससे दुगनी कीमत की खुराक तो मेरा घोड़ा दिलावर खा लिया करता था। इतने पैसों के तो हर माह मैं कारतूस खर्च कर देता। लेकिन उस वक्त मैंने इस बारे में नहीं सोचा था कि मुझे 350 रुपये की मुलाजमत भी करनी पड़ेगी। दर हकीकत मुझे बेहद खुशी थी, क्योंकि रशीदुद्दीन साहब बहुत खुश थे। दूसरे दिन मुझे रशीदुद्दीन साहब अपने साथ ले गए। गो के नवाब फेरोजुद्दीन साहब की कोठी और रिहाइश गाह उनसे मुंसलिक थी, लेकिन मैं उस तरफ कभी फटका नहीं था। उधर की दुनिया खासी मॉडर्न थी। कोठी की बनावट भी जदीद थी और उसके रहने वाले भी पर्दे की कोई खास रस्म नहीं थी। मुझे बेगम साहब के सामने पेश किया गया। उधेड़ उम्र की एक शरीफ औरत दिखाई दे रही थी। बेगम साहिबा ये फराज मियाँ हैं। मैंने पहले इन्हें नहीं देखा। वो कहने लगी, कल मैंने इनके बारे में अर्ज किया था ड्राइवर के लिए। बेगम साहिबा के चेहरे पर हैरत थी। मेरी वजाहत और मेरा हुस्न देखकर वो मुतासिर हो गई। कहने लगी, मेरा मतलब है इन्हें इतराज तो नहीं होगा रशीद भाई? अरे नहीं बेगम साहिबा, इतराज की क्या बात। बहरहाल मियाँ, हमारे यहाँ इंसानों की हैसियत मुकर्रर नहीं की जाती। तुम्हारी हैसियत ड्राइवर की नहीं बल्कि एक घर के फर्द की है। मैंने कहा, बेगम साहिबा मेरी खुशबख्ती है। अलबत्ता बेगम साहिबा ने इधर उधर देख कर कहा, कौसर जरा बदतमीज है, दिल की बुरी नहीं, जुबान की बड़ी बुरी है। उसके बाप ने उसका नाश कर रखा है। तुम रशीद भाई से पूछो, खुद मुझे उसकी हरकतें एक आंख नहीं भाती। तो मियाँ जरा उसकी इन बदतमीजियों को नजरअंदाज कर देना। आप फिक्र न करें बेगम साहिबा, मैंने कहा। हालांकि मैं नहीं जानता था कि ये कौसर आखिर क्या बला है। रहोगे तुम रशीद भाई के साथ? बेगम साहिबा ने पूछा। जी बेगम साहिबा, मैं इन्हें खुद से जुदा नहीं करूंगा। उस शाम खासी तब्दीलियां रुनमा हुई। मसलन ये कि मुझे रात के खाने पर खास तौर पर अंदर बुलाया गया। रशीदुद्दीन साहब ने मेरी मुलाजमत की खुशखबरी सबको सुनाई। उनकी सारी बेटियां मेरे सामने आईं। यूं भी मैं उनसे वाकिफ नहीं था, वो सब तो मुझे अच्छी तरह जानती थी। उनमें कहकशां भी शामिल थी। लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ से साफ था। दूसरे दिन से मैंने मुलाजमत पर जाना शुरू कर दिया। खूबसूरत कार की चाबी मेरे हवाले कर दी। मैंने कपड़ा निकाला और कार के शीशे साफ करने लगा। दर हकीकत इस दिलचस्प तस्वर से लुत्फ आ रहा था कि मैं एक ड्राइवर हूँ। हर्ज भी क्या था? जागीरदार तौकीर अहमद अपनी जागीर संभाले, मुझे इसकी क्या परवाह है। मुझे मेरी ड्राइवरी मुबारक। दूर खड़े रशीदुद्दीन साहब मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। मैंने उनके चेहरे के तासुर नोट किए। उनके चेहरे पर अफसोस था। ठीक 11 बजे बेगम साहिबा तैयार होकर निकली। मैं उस वक्त कार के शीशे साफ कर रहा था। उन्हें दूर से निकलते देखकर मैं जल्दी से सीधा खड़ा हो, और फिर जब वो करीब पहुंची तो मैंने जल्दी से पिछला दरवाजा खोल दिया। बेगम साहिबा अंदर बैठ गई और मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। पहाड़गंज चलना है। क्या नाम बताया था तुमने? सरफराज, मैंने कहा। हाँ सरफराज मियाँ, जरा पहाड़गंज चलो। जी बहुत बेहतर। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। बेगम साहिबा, मैंने थोड़ी दूर चलने के बाद कहा। जी क्या बात है? दरअसल मैं दिल्ली पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम। बस एक बार बता दें, फिर नहीं भूलूंगा। मैं बताती रहूंगी मियाँ, और कल से तुम शहर में निकल जाया करो। रोजाना 2-3 घंटे घूम लिया करो, रास्ते खुद ब खुद मालूम होते जाएंगे। जी ठीक है बेगम साहिबा। अब दाहिने हाथ से चलो, चौराहा आए तो बाएं मोड़ लेना, बेगम साहिबा ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। रशीद भाई बता रहे थे कि तालीम याफ्ता हो। जी थोड़ा बहुत। शक्लो सूरत से तो तुम किसी बड़े घराने के लगते हो। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा इरशादाबाद का। अच्छा, और भी बहन भाई हैं? जी हाँ। ठीक है मियाँ, हमें अल्लाह ने इंसान बनाया है, जो कुछ उसने दिया उसी का करम है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह देना। मैंने चौराहे की तरफ गाड़ी मोड़ते हुए कहा, जी बहुत शुक्रिया। बस तुम यहाँ इंतज़ार करो, मुझे आधा घंटा लग जाएगा, बेगम साहिबा ने कहा, और मैंने जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोला। वो उतर गई और मैं गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगा। कुदरत के खेल निराले हैं। मैं सोच रहा था, कौन जानता है किसका मुकद्दर उसे कहाँ ले जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान को हर हाल में
हालात से समझौता जरूर करना चाहिए। अब दोपहर के खाने की बारी थी। खाने का इंतजाम भी नवाब फैरोजुद्दीन के यहाँ था। एक शरीर सी जवान मुलाजिमा मेरे पास आ गई। ड्राइवर साहब, खाना कहाँ खाएंगे? उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा। मैंने शरारत से पूछा, आप कौन हैं? नूर जहां। अच्छा माशाल्लाह, तो बेगम नूर जहां मुझे नहीं मालूम, मैं खाना कहाँ खाऊंगा? क्वार्टर में दूसरे लोग खाना खाते हैं, आप भी वहां चलो। अरे नहीं, ऐसा करो कि आज तुम खाना यहीं ले आओ, घास पर बैठकर खाते हैं। जैसा आप कहें जी। वो मुड़ गई और थोड़ी देर बाद वो खाना ले आई। थोड़ी देर के बाद खाना लेकर आई तो ट्रे में उम्दगी से खाना लगा हुआ था। पानी का जग और ग्लास भी था। उसने मेरे सामने खाना रखा और मुझसे थोड़े दूर फासले पर घास पर बैठ गई। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो अजीब सी नजरों से देख रही थी। मैंने कहा, आपका ताल्लुक बावर्ची खाने से है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, तो आप वहां जाएं, मैं बर्तन ले आऊंगा। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठती हूँ, मैं बर्तन ले जाऊंगी। अच्छा, आपकी मर्जी। वो मुझ पर कुछ मेहरबान दिखाई दे रही थी और उसकी मेहरबानी मेरा काम खराब कर सकती ही थी। उसी वक्त अचानक रशीदुद्दीन साहब कहीं से आ निकले। मैं गर्दन झुकाए खाने में मसरूफ था। मुझे देखकर गुस्से में आ गए। मुझसे खाना छुड़वाया और बाजू से पकड़कर मुझे साथ ले गए। मुझे उनकी इस हरकत पर बड़ी हैरत हुई। वो मुझसे बड़े नाराज लग रहे थे। मुझे पकड़े पकड़े अपने क्वार्टर में पहुंचे और बेगम से कहने लगे, ये आज से मुलाजमत नहीं करेगा। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? रशीदुद्दीन साहब, क्यों? अरे तुम कार क्यों साफ कर रहे थे? मैं ड्राइवर हूं तो मेरी ड्यूटी है। नहीं, मुझे सख्त गुस्सा आया तुम्हारी इस हरकत पर। कार तुम साफ नहीं करोगे, बल्कि तुम नौकरी आज से खत्म। मैंने कहा, रशीद साहब, मुझे नौकरी करने दीजिए। मुझे इतना प्यार न दें कि मैं निभा ना सकूं। हमें इसका बदला नहीं चाहिए बेटा, बस एक आस रहने दो। तुमने खुद कहा है कि हमारा तुम पर हक है। मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसे कार साफ करते देखकर दिल गिरफ्तार ना होता? मैंने कहा, ठीक है, मुझे काम करने की इजाजत दें। मैं वादा करता हूं आइंदा कार साफ नहीं करूंगा, बल्कि ऐसी कोई गिरी हरकत नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, तो कार फिर लड़का साफ कर दिया करेगा। मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जी बेहतर है, मैंने कहा और उस रात रशीद साहब और उनके घराने के खलूस के बारे में काफी देर तक सोचता रहा। दूसरे दिन नाश्ता करके मैं फिर नवाब फैरोजुद्दीन की कोठी पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। तब मुझे बेगम साहिबा का पैगाम मिला कि मैं उनके पास पहुंचूं। मैं उनके पास चला गया। कहने लगी, सरफराज मियाँ, कौसर अपनी सहेलियों के साथ कोटला जा रही है, तुम तैयार रहो। मैं तैयार हूँ बेगम साहिबा। ठीक है, वो आधे घंटे में आ जाएगी। जी बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया और बाहर निकल आया। एक लड़का गाड़ी की सफाई कर रहा था। मैं एक दरख्त के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लगा। अभी बैठे थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि पीछे से आवाज आई, ड्राइवर साहब, और मैं उछल पड़ा। पीछे नूर जहां खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर मुझे उस पर तरस आ गया। उसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। आओ नूर जहां, कल आपने खाना क्यों छोड़ दिया था बाबू? दरअसल नूर जहां, मेरा खाना रशीद साहब के यहाँ तैयार होता है, वहीं खाना पड़ता है। तुम कुछ ख्याल मत करना। रशीद साहब तुम्हारे क्या लगते हैं ड्राइवर बाबू? वो मेरे चाचा हैं। अच्छा, उसने गर्दन हिला दी। तब तो ठीक है, चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया नूर जहां, थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है। अच्छा ड्राइवर बाबू, कोई चीज खाने को दिल चाहे तो मुझे बता दिया करो। मैंने कहा, जरूर बताऊंगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नूर जहां शायद अपने जहांगीर के इंतजार में थी और उसी की तलाश में थी। आपका नाम क्या है ड्राइवर साहब? मैंने कहा, तुम मुझे ड्राइवर ही कहा करो। क्यों? बस मुझे यही अच्छा लगता है। और फिर उसके होंठों पर एक शर्मगी मुस्कुराहट फैल गई। अब मैं चलती हूँ, बहुत काम करने हैं। और फिर मेरी निगाह कोठी के बरामदे की तरफ उठ गई। बिलाशुबा हसीन तरीन लड़की थी। पुरकशिश आंखें और बड़ा खूबसूरत रंग था। ऐसा लगता था शहद और मैदे की मिलावट की गई हो। किताबी चेहरा, सीधे सीधे लंबे बाल, बेहद खूबसूरत। लिबास भी मुनासिब था। बहरहाल गुरूर उसके चेहरे पर नुमाया था, क्योंकि मिसाली हुस्न रखती थी। वो शायद नवाब साहब की बेटी थी। मैं तेजी से उस कार की तरफ बढ़ गया। एक मुलाजिम बास्केट उठाए आया। मैंने पिछला दरवाजा खोला और वो मुझे घूरती हुई मेरे पास पहुंच गई। ड्राइवर कहाँ है? उसने कहा, लेकिन लहजा बहुत सख्त था और मुझे बेगम साहिबा की बात याद आ गई कि लड़की बहुत मगरूर है। मैंने नरमी से कहा, तशरीफ रखिए खातून। उसने कहा, तुम कौन हो? मैंने अदब से कहा, आपका ड्राइवर। अरे तुम ड्राइवर हो, लेकिन तुम्हारी वर्दी कहाँ है? उसने कहा, कल ही मुलाजिम हुआ जी, अभी वर्दी तैयार नहीं। लेकिन मैं बगैर वर्दी के ड्राइवर पसंद नहीं करती, समझे? अगर मुझे जल्दी ना पहुंचना होता तो।
वो कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई। लड़के ने बास्केट पीछे पकड़ रखी थी। मैंने गहरी सांस ली। कौसर की बदतमीजी पर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं तो कुंदन बन रहा था, आइंदा के हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की और कोठी से बाहर निकल आया। मैंने पूछा, कहाँ चलूं? दरियागंज चलो, पहले मैं उज़मा को साथ लूंगी। जी, लेकिन आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मैं दिल्ली में अजनबी हूँ, आप रास्ता बताएंगी। वो तंजिया अंदाज में बोली, बरेली से आए हो? और मैं उसके तंज को पी गया, क्योंकि बरेली का पागल खाना मशहूर है। मैंने कहा, जी नहीं, इरशादाबाद से आया हूँ। कहने लगी, मुझे चरब ज़बानी पसंद नहीं, समझे? समझ गया, लेकिन अब किधर चलूं? सीधे चलते रहो, आगे से बाएं मुड़ जाना, उसने कहा और मैं खामोश हो गया। वो बेजार सी शक्ल बनाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं तुझे आसानी से ठीक कर सकता हूँ हरी मिर्च, लेकिन जाने दे, मेरा मकसद कुछ और है। जा, तुझे माफ किया, मैंने दिल दिल में कहा और उसके बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। फिर उसने मुझे आगे रास्ते बताए और मैं चलता रहा। बस सामने वाली कोठी के कंपाउंड में चलो। जी अच्छा। मैंने कार की रफ्तार सुस्त की और खूबसूरत कोठी में दाखिल हो गया। कार रोककर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और वो उतरने लगी। गुस्से से बोली, आदाब सीखो, दरवाजा खोलने के ऊंट की तरह सामने खड़े रहते हो, एक तरफ हटो। जो बातें मैं नहीं जानता बीबी मुझे बता दिया करे, मैं याद रखूंगा, मैंने कहा। लेकिन वो मेरी बात सुने बगैर आगे बढ़ गई। लड़की क्यों अपने जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है, होश की दवा कर, मैंने दिल में सोचा। अभी बहुत से कठिन मराहिल से गुजरना है। तकरीबन 15 मिनट के बाद एक और लड़की के साथ बाहर निकली। सांवला रंग लेकिन खूबसूरत नक्शो निगार थे, वो भी हसीन थी। मैंने दरवाजा खोला और उससे बहुत दूर हटकर खड़ा हो गया और वो दोनों बैठ गईं तो दरवाजा बंद कर दिया। मेरे ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद उस दूसरी लड़की उज़मा ने पूछा, कौसर ये कौन है? कौसर ने जवाब दिया, ड्राइवर। अच्छा, उज़मा की आप बड़ी मन्नी खेज थी। अब कहाँ चलूं जी? फतेहपुर चलो, कौसर ने जवाब दिया। सीधा चलते रहो। जी अच्छा। नए हैं, दिल्ली से नावाकिफ हैं, कौसर ने उस उज़मा को बताया। उज़मा शरारत से बोली, ये ड्राइवर इंपोर्ट किया है। कौसर ने खुश्क लहजे में कहा, फजूल बातों से परहेज करो। उज़मा हंसकर बोली, मालूमात के लिए पूछ रही हूँ, बहरहाल ड्राइवर लगता नहीं। फतेहपुर की एक खूबसूरत इमारत में दाखिल होकर एक बार फिर मुझे कार रोकनी पड़ी। यहाँ 4 कारें और खड़ी थी और उनके नज़दीक बहुत सी लड़कियां थीं, लेकिन लड़कियों के दरमियान एक बंदर भी नजर आ रहा था। चेहरा चौड़ा, घनी मूंछें, शेरवानी और पाजामा पहने, अच्छे हाथ पैरों का मालिक था। इन लड़कियों के दरमियान सिर्फ वही मर्द था। उज़मा ने पूछा, अरे ये कौन है? पता नहीं, ड्राइवर तो नहीं हो सकता। पता चल जाएगा। सारी लड़कियां हमारी तरफ बढ़ीं। पता चला वो भाई साहब इनकी सहेली नाहिद के खाला के बेटे थे, सहारनपुर से आए थे, वहीं रहते थे। नाहिद ने उसे बताया और अब इनके साथ जा रहे थे। नाहिद और कौसर के साथ उज़मा और एक और लड़की, यानी 4 लड़कियां मेरे साथ गाड़ी में आकर बैठ गईं। अचानक किसी की निगाह मुझ पर पड़ी और उसने पूछा, अरे ये कौन है? मैंने इतने में गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। कौसर ने जवाब दिया, मेरा ड्राइवर है। फेरोज शाह के कोटले पर सफर खत्म हो गया। लड़कियां उस पुरफिजा मकाम पर कारों से उतर गईं। खाने पीने की चीजें साथ लाई गई थी, पिकनिक का सा अंदाज था। बकिया तीनों कारों के ड्राइवर भी नीचे उतर आए। वो मेरे करीब पहुंच गए, आपस में तारुफ किया गया। उनकी बातें ड्राइवरों जैसी थीं, जिनसे मैं जल्दी बोर हो गया और फिर मैं एक तरफ चल पड़ा। मैंने एक ऐसी जगह संभाल ली जहां से मैं लड़कियों पर निगाह रख सकता था। रंगीन लिबासों के दरमियान वही शेरवानी वाले साहब भी फिर रहे थे। बहुत अजीब से नौजवान थे, कोई अच्छे आदमी नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में हवस थी। वैसे लड़कियां उसकी वजह से ज्यादा फ्री नहीं हो रही थी। न जाने क्यों उसे महफिल से निकाल दिया गया। उसकी गर्दन लटकी थी और वो मेरी तरफ चला आ रहा था। अरे मियाँ सुनो, उसने मुझे पुकारा। कौन हो तुम? जी मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, शायद मैंने तुम्हें देखा, वो सफेद गाड़ी तुम ही चला रहे थे ना? मैंने कहा, जी हाँ। अच्छा, तो फिर तो तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी, उसने मैंने खेज अंदाज में कहा। मैंने कहा, क्या मतलब आपका? अरे यार, क्या नाम है उसका? किसका नाम? अरे वही तुम्हारी मालकिन का। उसने हंसते हुए 10 का नोट निकाला और मेरी जेब में ठोंस दिया और मैं हक्का बक्का रह गया। गोया वो तनो तोश में खासा था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उसे हटाकर आसानी से पटक सकता था। मेरा दिल चाहा कि उसके जबड़े तोड़ दूं, लेकिन अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, मगरूर लड़की को क्यों ना इस अंदाज में सजा दी जाए। वेरी गुड, तफरीह रहेगी और इस गधे का दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। मैंने कहा, शायद तुम कौसर की बात कर रहे हो। और उसने दोनों हाथ सीने पर रख दिए।
हाँ यार, लुट गए यार हम तो इस लड़की को देखकर, उसने बड़े लोफराना आशिकाना अंदाज में कहा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।